नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आज की अगर बात किया तो अमेरिकन मार्केट आप लोग को बंद देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि 3 अप्रैल का दिन है, फ्राइडे का आप लोगों को डेट देखने को मिलेगा। गुड फ्राइडे। हमारे भारतीय बाजार की बात किया तो वो भी बंद है और अमेरिकन मार्केट की बात किया तो वो भी आप लोग को आज के डेट में क्लोज़ देखने को मिल रहा है। तो अब जो भी रहेगा सब कुछ आप लोग को सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ट्रम्प की अगर बात किया तो इनकी तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले देखा था कि ट्रम्प ने ईरान को फिर से धमकी दिया था कि भाई हम आपको मतलब स्टोन एज में पहुँचा देंगे, पाषाण युग में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि अभी ईरान जो है वो कुवैत के ऊपर अटैक कर रहा है। कुवैत ऑयल रिफाइनरी हिट बाय ड्रोन अटैक एज़ अ ट्रम्प थ्रेटन टू स्ट्राइक ईरान्स ब्रिज एंड पावर प्लांट। ठीक है? तो ईरान की अगर बात किया तो वो क्या कर रहा है कि कुवैत के ऊपर अटैक कर रहा है। उनके ऑयल रिफाइनरी हो गया या फिर कुवैत हो गया, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, जितने भी वहाँ पर देश थे गल्फ वाले, तो सभी के ऊपर अटैक करा। और उसका रीज़न है कि अमेरिका अभी क्या कर रहा है कि जो ईरान के ब्रिज है या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कनेक्टिविटी वाले जो साधन है या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तोड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने कल की डेट पे एक न्यूज़ देखा था कि अमेरिका ने ईरान के एक ब्रिज को उड़ा दिया। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत चल रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईरान भी बाकी जो देश है वहाँ पर, तो उनके ऊपर इस तरह से अटैक कर रहा है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वहीं पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ईरान की तरफ से अपडेट ऑलरेडी आ चुका है कि एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या उसके अलावा 18 ऐसी अमेरिकन कंपनी है जो कि गल्फ देशों में उनके मतलब हेडक्वार्टर है, सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डाटा सेंटर है, तो उनको उड़ाने की बात यहाँ पर चल रही है। रिसेंटली आप लोगों को मैंने एक न्यूज़ भी बताया था कि अमेज़न का जो डाटा सेंटर है उसको उड़ा दिया गया था। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे अपडेट देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि क्रूड की अगर बात की जाए तो $111 पर या अभी के समय पर आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिला। बीच में 100 तक आ गया था, लेकिन अभी ये वापस से धीरे-धीरे आप लोगों को ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्रूड जितना ऊपर की तरफ जाएगा, उतना ही पूरी दुनिया के मार्केट में वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से आप लोग को और एक अपडेट देखने को मिलेगा कि ट्रम्प इम्पोज 100% टैरिफ ऑन अ पेटेंट ड्रग। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी ट्रम्प की अगर बात की जाए, तो बहुत सारे देशों के ऊपर शुरू में उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाए थे, टैरिफ लगाए थे, फिर बाद में बातचीत करके थोड़ा कम किया गया। अभी भी देखा जाए तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन अभी फार्मा सेक्टर की बात की तो फार्मा सेक्टर को लेकर आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2026 को लिबरेशन डे की वर्षगांठ पर एक नए कार्यकारी आदेश के माध्यम से आयातित पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दवा कंपनियों को मजबूर करना है कि वो अपनी दवाओं की कीमतें कम करें और उत्पादन को अमेरिका में वापस लाएं। मतलब इनका ये कहना है कि इनका जो मतलब दवे का जो प्राइस है वो पहली बात तो कम करो और उसका जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में चालू करो, तब जाकर उनके ऊपर इस तरह के जो टैरिफ है वो नहीं लगाए जाएँगे। आप लोग देख सकते हो 100% टैरिफ। तो यह शुल्क उन विदेशी कंपनियों पर लगेगा जो अमेरिका में अपनी पेटेंट दवाओं का निर्माण नहीं कर रही है या प्रशासन के साथ मूल्य निर्धारण प्राइसिंग का समझौता नहीं कर रही है। मतलब एक तरह से सीधा-सीधा यहाँ पर धमकी है कि भाई आप या तो प्राइस कम करो और या तो हमारे यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग करो, नहीं तो आपके ऊपर 100% का सीधा टैरिफ लगेगा। 100% मतलब ₹10 के सामान सीधा-सीधा ₹20 में आप लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो बड़ी दवा कंपनियों के पास समझौते के लिए 120 दिन और छोटी कंपनियों के पास 180 दिन का समय है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 से लेके 6 महीने का इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे समय भी दे के रखा है। छूट के नियम उन कंपनियों के लिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते पर हस्ताक्षर करती है और अमेरिका में निर्माण इकाइयाँ बना रही है, उनके ऊपर 0% का टैरिफ है। मतलब बोल सकते हो कि अमेरिका के साथ में जिसका जो एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, या आप बोल सकते हो कि जो अमेरिका में अपने दवाओं का प्रोडक्शन करेगा तो उनके ऊपर 0% का टैरिफ है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि उन कंपनियों के लिए जो अमेरिका में उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है लेकिन अभी तक समझौता नहीं किया हुआ, ये शुल्क 4 साल बाद बढ़कर मतलब अभी तो उनके ऊपर 20% है। मतलब जो ऐसी कंपनी है जो सोच रही है कि अमेरिका में अपना प्रोडक्शन करेंगे बट अभी तक चालू नहीं किए, तो उनके ऊपर 20% का टैरिफ लग रहा है, लेकिन 4 साल बाद ये आप लोग को 100% तक जाते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे जेनेरिक अगर दवाओं की बात किया तो वर्तमान में जेनेरिक दवाएँ बायोसिमिलर और आवश्यक दवाएँ इस टैरिफ से बाहर हैं। हालाँकि 1 साल बाद इनकी भी समीक्षा की जाएगी। तो फिलहाल भारत की अगर बात की तो भारत को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत के साइड में दोनों चीज़ें हैं, 0% से लेके 100% तक सब है। जैसे कि भारत के लिए तत्काल राहत है क्योंकि भारत का 90% निर्यात जेनेरिक दवाओं का है, ठीक है? और जेनेरिक दवाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं है। तो भारतीय जो कंपनियाँ ज़्यादातर उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि जो अभी शुल्क मुक्त है, हालाँकि सन फार्मा और बायोकॉन जैसी कंपनियाँ जिनका ब्रांडेड पोर्टफोलियो है, उनको मतलब दवाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जो बड़ी कंपनी है, उनको थोड़ा-सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन बाकी जो कंपनियाँ जो जेनेरिक दवाएँ बनाती है, उनको यहाँ पे दिक्कत वाली नहीं है। आप लोग देख सकते हो यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी-सी दिक्कत देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन देशों के साथ पहले से हुए समझौते के कारण इनके पेटेंट उत्पादों पर शुल्क 15% पर सीमित रहेगा। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो यूके को वर्तमान में 10% शुल्क देना होगा, जो अगले 3 वर्षों में शून्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ की कंपनियां जैसे जीएसके अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हुई है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन को किसी भी विशेष समझौते से बाहर रखा गया है, जिससे वहाँ के बायोटेक और फार्मा क्षेत्र पर गहरा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि चाइना को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन भारत को उतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत मतलब क्या करता है कि ज़्यादातर जो जेनेरिक दवाएँ हैं, उसका उपयोग करता है। तो ऐसे में कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों और आप लोगों को अलग-अलग तरह के अपडेट देखने को मिलेंगे। देख सकते हो कि इंडियाज़ रशियन ऑयल इम्पोर्ट सर्ज 90% अमीन हॉर्मुज़ डिस्रप्शन। तो जिस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रास्ता देखा बंद चल रहा है, तो ऐसे में जो भारत है वो क्या कर रहा है कि रशिया से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है, और आप लोग देख सकते हो कि 90% से आप लोगों को वापस से बढ़ते हुए देखने को मिला। पहले हम लोग रशिया से ही बहुत सारा ऑयल खरीदते थे, फिर बीच में आप लोगों ने देखा कि 25% का हमारे ऊपर अमेरिका ने पेनल्टी लगा दिया था। उसके बाद में हम लोगों ने जो ऑयल है उसको बहुत कम कर दिया था रशिया से लेना, लेकिन बाद में ईरान का जो वॉर शुरू हो गया, तो इस चक्कर में अभी हम लोगों को वापस से लेना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि समय-समय पर आप लोगों को जो अपना जो हित है वो देखना पड़ता है। अब यहाँ पर और एक अपडेट है कि इंडिया रशिया अनवील 5 ईयर रोड मैप टू पुश ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। तो 2030 तक भारत और रशिया का जो बिज़नेस है वो $100 बिलियन तक जाने का यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने जो रोड मैप है वो तैयार करके रखा हुआ है। वहीं पर रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया ऑफर्स टू सप्लाई मोर ऑयल एंड नेचुरल गैस टू इंडिया इन अ बायलैटरल टॉक। तो अभी रशिया और भारत के बीच में बातचीत चल रही है। आने वाले समय में जो गैस है, देखो अभी हम लोगों को तेल का तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ प्रॉब्लम किससे हो रहा है, तेल तो आ रहा है, लेकिन जो तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से जो प्राइस है उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी जो रशिया लेगा वो तो करंट प्राइस से ले रहा है, वो तो डिस्काउंट भी नहीं दे रहा। जैसे मान लो कि आज की डेट में $111 चल रहा है, तो रशिया $111 ही लेगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर महँगाई बढ़ रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से बंद हो गया, तो क्रूड जो है उसका आवागमन चालू है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गैस है वो ज़्यादातर कतर से आता था और वहाँ पे दिक्कत चल रही है। तो अभी रशिया से बातचीत चल रही है कि आने वाले समय में हम लोग नेचुरल गैस भी यहीं से मंगाएँगे। तो इस तरह का आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। उसके बाद में देख सकते हो ये अभी के समय पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी किसी भी मतलब बड़ी-छोटी कुछ खास कंपनियों का आईपीओ आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा। उसका रीज़न है कि मार्केट में अभी माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। तो जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो उस समय पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियाँ अपना आईपीओ लेकर आती है, क्योंकि उनको भाव अच्छा मिल जाता है। बट अभी के समय पे क्या होगा कि मतलब अगर आप लोग चेक करोगे, सिर्फ यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर अपडेट है कि ग्लोबल कंपनीज डिले आईपीओ एंड स्लैश डिविडेंड एज ए मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट रैटल मार्केट। मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, बाहर के देशों में भी क्या हो रहा है कि अभी आप लोगों को आईपीओ आते हुए देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी बात की जो कंपनियाँ डिविडेंड देती थी, वो भी उन्होंने फिलहाल कम कर दिया है, क्योंकि अभी इनकम ही नहीं होगा, तो उनको पैसा अपना बचा के रखना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों एलजी इंडिया की बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि ये मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है। लगभग 90,000 करोड़ के आसपास में इस कंपनी का आप लोग को मार्केट कैप देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर एक अपडेट आया कि एलजी इंडिया सेज इट सोल्ड ओवर 1 मिलियन एयर कंडीशनर इन मार्च क्वार्टर। मतलब मार्च के क्वार्टर में 1 मिलियन, तो मतलब कितना हो गया, लगभग 10 लाख एसी इन्होंने सेल किया सिर्फ मार्च में। सोचो कि कितनी बड़ी, कितने सारे लोग एसी यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो ऐसे में जो एसी बनाने वाली जो कंपनी है, उनके ऊपर आप लोग को ज़्यादा स्टडी करके चलना है, जैसे कि ईपैक ड्यूरेबल हो गया, या इसके अलावा कुछ आप लोग को और ऐसी छोटी-छोटी कंपनियाँ देखने को मिलेगी, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जो कि एसी बनाती है, फ्रिज बनाती है या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है। वो सारी की सारी कंपनियाँ मैं रेगुलर आप लोग को अपने ऐप के ऊपर डिस्कस करता हूँ। मेरे ऐप का नाम है मार्केट न्यूज़ विद नितेश गुप्ता। आप लोग जाकर इसको चेक कर लेना। वहीं पे दोस्तों आप लोग ये देखो, और यहाँ पर अपडेट है कि बिगेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी सिंस कोविड मे बी अहेड सेज क्वांट म्यूचुअल फंड डिप्लॉय कैश ऑन अ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। मतलब यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड का क्या कहना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे मतलब आ गया है, और ऐसे में बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को डाउन देखने को मिल रही है, तो वहां पर बाइंग करने का अच्छा मौका। ये कौन बोल रहा है? तो ये क्वांट म्यूचुअल फंड बोल रहा है। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मैं डिटेल में दिखाना चाहूंगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड बिलीव द करंट मार्केट सिचुएशन प्रेजेंट अ मेजर बाइंग चांस द फंड हाउस इज इंक्रीजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। तो अभी जो फंड है वो क्या कर रहा है कि अपने जो उनके पास में जो पैसा है उससे वो स्टॉक्स के अंदर खरीदारी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, और ऑलरेडी बहुत सारी छोटी-छोटी जो कंपनियाँ जो अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है, उनको तो मैं रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करता ही हूँ, तो उनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों एक कंपनी आप लोग देख सकते हो जिसका नाम है सेफर फ्लूइड, ठीक है? इस कंपनी को आप लोग मतलब चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी देख सकते हो अपने टॉप से भी थोड़ा-सा डाउन है, कंपनी का जो मार्केट कैप है, सिर्फ 1200 करोड़ का आप लोग को मार्केट कैप देखने को मिलेगा, और इसको लेकर एक अपडेट आया कि सीएफए फ्लूइड कंट्रोल सिक्योर 14 करोड़ इंडियन नेवी इक्विपमेंट ऑर्डर। तो इंडियन नेवी की तरफ से इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला। मतलब क्या हो गया कि ये कंपनी भी आप लोगों को डिफेंस सेक्टर में कारोबार करते हुए देखने को मिल जाती है।
तो ये देखो 2012 से इसका बिजनेस है। सेफर फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप बोर्ड मशीनरी कॉम्बैक्ट सिस्टम या रेफरेंस सिस्टम टेस्ट फैसिलिटीज हो गया, या इस तरह के बहुत सारे काम ये कंपनी आप लोग को करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी का अगर आप लोग करंट प्राइस चेक करोगे तो 598 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू 632 का है, तो 632 वाला शेयर लगभग 600 रुपये पे मिल रहा है, तो मतलब ठीक ठाक लेवल पर है। वहीं पे स्टॉक का पी रेशियो देखोगे तो 43 का पी चल रहा है। इंडस्ट्रीज की अगर बात की है तो इसका पी रेशियो 52 का देखने को मिलेगा, तो मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है। वहीं पे कंपनी की अगर सेल्स की बात की 2020 में तो 32 करोड़ का सेल्स था, बाद में कम हो गया, लेकिन उसके बाद में 47, 71 और अभी देखोगे तो 170 करोड़ का आप लोगों को सेल्स देखने को मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 10 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ पर आ गया। नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो ये 30% से आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे बैलेंस शीट की बात की जाए तो 226 करोड़ का रिजर्व, उसके सामने कर्जा देखोगे तो सिर्फ 6 करोड़ का आप लोग को कर्जा देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स के पास में 68% की हिस्सेदारी है। एफआईज यहाँ पर फ्लैट है, डीआईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और पब्लिक के पास में आप लोग को 31% की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी को भी आप लोग स्टडी करके चलना। अगली जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। काफी समय से इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो कि ये जो कंपनी एक समय पर अच्छी चली थी, लेकिन अभी अपने टॉप से आप लोग को बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप 3600 करोड़ का, छोटी कंपनी, और इसके ऊपर एक अपडेट आया कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ओपन न्यू बजाज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन कावेली आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने अपना और एक नया स्टोर ओपन कर दिया, और इससे पहले भी कंटिन्यू कंपनी बहुत सारे स्टोर ओपन करते जाती है। आप लोग देख सकते हो 1980 से इसका बिजनेस है। फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन इंडिया, मतलब चौथी सबसे बड़ी कंपनी आप लोग को अपनी सेक्टर की देखने को मिलेगी। करंट प्राइस की बात की तो 94 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 58 का, मतलब अभी भी आप लोगों को ऊपर के लेवल पर देखने को मिलेगा। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो अभी प्रॉफिट फिलहाल आप लोगों को डाउन देखने को मिला, लेकिन अगर ये कंपनी इसी तरह से अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है तो हो सकता है कि आगे चलकर इसके रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले, और फिर हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाए। तो इस कंपनी को यहाँ पर आप लोग स्टडी करके चलना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।